गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह को रीड किए थे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बाद फिर हम लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और आईपीआर की भी स्टडी की। छोटे छोटे टॉपिक थे सब। लास्ट टॉपिक हमारा है आज का, वो है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा भी बोलते हैं। नाभिकीय ऊर्जा से तात्पर्य सिंपल सा मतलब होता है आपका ऐसी ऊर्जा की स्रोत जो एक तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, जो कि हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के मुकाबले अधिक दक्षता वाली होती हैं। जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे आपके कोयले से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लकड़ी से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इससे हमसे ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण पर्यावरण की क्षति भी होती है। तो जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ती गई, संसाधन तो हमारे सीमित है, कोयले वगैरह का जितने हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित है, जो जैविक ईंधन है वो सीमित है। जनसंख्या बढ़ती गई, ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती गई और उन सब चीजों का दोहन होता गया। तो अब हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की तरफ जाना आवश्यक हो गया और उसी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का एक माध्यम है सौर ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा। और उसी में एक और बेहतरीन माध्यम है, वो है आपका नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थों से ऊर्जा को प्राप्त करना। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विघटन की प्रक्रिया होती रहती है, क्षय की प्रक्रिया होती रहती है, और उन पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा ये 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं। तो ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ जिस बॉन्ड के द्वारा आपस में ये जुड़े रहते हैं, उसी बॉन्ड को तोड़ना, उसी बॉन्ड को जोड़ना, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं, जब ये बॉन्ड जुड़ते हैं, तो अपार एनर्जी मिलती है। उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा से, नाभिकीय पदार्थों से अगर हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमको एक विशेष रिएक्टर की आवश्यकता होती है, और वो रिएक्टर हमारा कहलाता है परमाणु रिएक्टर, या फिर हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको एक विशेष पात्र की आवश्यकता होती है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा के जो जनक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी को माना जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में भारत परमाणु संपन्न देश बना। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो इस नाभिकीय ऊर्जा के अंतर्गत हमको सबसे पहले चीज पढ़नी है, वो ये है कि आपकी परिभाषा, ठीक है, कि वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा होती क्या है। क्लियर? फिर इसका हमको पढ़ना है दूसरा यूज, कि इसके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। फिर तीसरा है यूज में 2 प्रकार के यूज हम देखते हैं, 2 प्रकार के हम यूज देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका संरचनात्मक प्रयोग और सेकंड है आपका विध्वंसक प्रयोग। तो अब जो संरचनात्मक प्रयोग है, यह एक प्रकार का नियंत्रित उपयोग होता है, और इस नियंत्रित उपयोग में हम क्या करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र में कैसे करेंगे, कृषि क्षेत्र में कैसे करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण में कैसे करेंगे, आयु विज्ञान में हम कैसे नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, और पुरातात्विक अवशेषों की आयु को ज्ञात करने में हम कैसे करेंगे। और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपका विद्युत उत्पादन, सबसे महत्वपूर्ण। कौन सा? विद्युत उत्पादन। विध्वंसक प्रयोग कैसा होता है? अनियंत्रित प्रयोग होता है, और इसके तहत हम क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लियर बम। और न्यूक्लियर बम आपके 2 टाइप्स के हैं, एटम बम और हाइड्रोजन बम, ठीक है। फिर
इसी के तहत हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के तहत ही बिजली का उत्पादन किया जाता है। अब चलिए पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं। एक रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है यूरेनियम, ठीक है। पहले हमको नहीं पता था कि यह रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब इस 1789 में जर्मनी में मार्टिन हेरनिक क्लेप्रोथ ने सबसे पहले यूरेनियम का प्रयोग किया कांच को कलर करने में। देन उसके बाद हेनरी ब्रेकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिव गुणों को खोजा, परंतु रेडियो एक्टिविटी को सही ढंग से उनके शिष्य मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने बताया था। यानी कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसको बताने वाले थे आपके हेनरी बेकरल साहब 1896 में। बट ये सही ढंग से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उन्हीं के शिष्य मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया कि यूरेनियम में रेडियो एक्टिव गुण कैसे हैं और क्यों। क्यूरे दंपति ने यूरेनियम के खनिज प्लिच ब्लेंड U2 से 1898 में रेडियम को हासिल किया, यानी कि उसी यूरेनियम का जो खनिज होता है उससे क्या मिला, रेडियम मिला। और यूरेनियम के जो कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विकिरण के द्वारा बनता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहा जाता है। प्राकृतिक रेडियो सक्रिय 9 तत्वों में पाई जाती है, जिसमें से कार्बन 14 और 19 पोटेशियम प्रमुख है, ठीक है। ये आपके एलिमेंट्स हैं। प्रकृति में यूरेनियम 3 रूपों में पाया जाता है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234। और ये क्या है, आपके सब यूरेनियम के आइसोटोप्स है। क्या है, आपके आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का मतलब होता है आपके समस्थानिक। क्लियर। तो जो प्रकृति में यूरेनियम है वो कितने रूपों में, 3 रूपों में पाया जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एलोकेट। और यूरेनियम 220 में देखिए, ये जो यूरेनियम आप देख रहे हो ना, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 234, इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती, कोई नव की विघटन की प्रक्रिया इनमें नहीं होती है। जो रेडियो सक्रिय है वो कौन है, आपका यूरेनियम 235। ये आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब यूरेनियम 235 क्या है, रेडियो सक्रिय है, अस्थायी है, और जब इसी में विघटन होता है तो क्या बन जाता है, आपका लेड अस्थायी होता है। और यूरेनियम 235 से लेड बनने के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव क्षय। यूरेनियम 235 एक विखंडनीय पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में होता है, जबकि यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238 अविखंडनीय है, इसका केवल संवर्धन होता है। यानी ऊर्जा हमको किससे मिलेगी, यूरेनियम 238 से मिलेगी। किससे मिलेगी, यूरेनियम 235 से। वाणिज्यिक रूप से इसे यूरेनाइट एवं पिच ब्लेंड, किसकी बात हो रही है, यूरेनियम की। कमर्शियली रूप में यह यूरेनाइट और पिच ब्लेंड से खनिजों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यूरेनियम का खनन प्रसंस्करण परमाणु ऊर्जा विभाग की सहायक भारतीय यूरेनियम निगम द्वारा जादूगढ़ा, भाटिन, नावरा पहाड़ा, तुरामडीह से किया जा रहा है। ये सभी जगह कहां पे हैं, आपके झारखंड में है। अगर परमाणु ऊर्जा से अपनी आवश्यकता देखें तो सबसे अधिक फ्रांस करता है 76%, फिर लिथुआनिया करता है 72%, भारत मात्र 3 करता है। अब यह रेशियो बढ़ चुका है, अब यह लगभग 3.2% हो गया। ठीक, अब आइए चलते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करें। यह तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। नाभिकीय ऊर्जा का संबंध प्रकृति में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थों से है। वे पदार्थ जिनसे स्वतंत्र ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। अब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज बेकरल एवं रेडियो एक्टिविटी की खोज मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी एवं मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो फोटोग्राफी प्लेट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये यहां पे मैं बना रहा हूं,
एक ये फोटोग्राफी प्लेट है, एक हिस्सा आपका पॉजिटिव, एक निगेटिव। हमने क्या कर दिया, यहां पर पीले रंग का एक रेडियो सक्रिय पदार्थ रख दिया। अब इनसे कितने प्रकार की किरणें निकलेंगी? 3 प्रकार की किरणें निकलेंगी। एक किरणें जो होगी वो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी और एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी। तो जो निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है वो क्या होंगी? निगेटिव होंगी। और जो निगेटिव होती हैं इनको हम बीटा किरणें बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होती हैं उनको हम अल्फा किरणें बोलते हैं। और कुछ ऐसी होती हैं जो सीधे निकल जाती हैं और इनको हम गामा किरणें बोलते हैं, यानी अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो जब किरणें निकलेंगी तो जाहिर सी बात है कि ये फोटोग्राफी प्लेट को क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी। तो ऐसे पदार्थ जो फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। किसी पदार्थ में न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन का रेशियो 1 या 1 से अधिक है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। और किसी भी पदार्थ के अगर नाभिक का आकार बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ है। अब इन रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊर्जा जो प्रयोग की जाती है वो 2 विधियों के द्वारा की जाती है। पहली विधि है आपकी न्यूक्लियर फिशन, जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि इसमें रेडियो सक्रिय जो पदार्थ के भारी नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है। यानी एक भारी रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिक को, और नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स, उनको तोड़ा जाता है। और तोड़ने के फल, और ये जो नाभिक को तोड़ा जाता है वह एक विशेष रिएक्टर यानी पात्र में होता है, और इसमें चेन रिएक्शन के द्वारा इसको नियंत्रित माध्यम में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? एटम बम का निर्माण किया जाता है। यानी नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु के नाभिक को परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित माध्यम में उनके बड़े नाभिक को तोड़कर छोटे नाभिक में कन्वर्ट किया जाता है। और जब बड़े नाभिक छोटे नाभिक में टूटते हैं तो अपार ऊर्जा निकलती है। उसी ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा बोलते हैं, और इसी तकनीकी की सहायता से एटम बम का निर्माण किया जाता है। ठीक, दूसरी प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। रिएक्शन से मतलब कोई नहीं है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक को मिलाकर एक बड़े नाभिक का निर्माण किया जाता है, और इस प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है? आपके हाइड्रोजन बम का। और इसके लिए हाइड्रोजन के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है आपका ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जब ये आपस में मिलते हैं तो हीलियम का नाभिक बनता है, और इससे क्या होती है? एक न्यूट्रॉन्स भी निकलता है और बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये रिएक्शन सामान्य दशाओं में नहीं हो पाता। इसके लिए विशेष दशा की आवश्यकता होती है, यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम तभी मिलते हैं जब मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे कम तापमान पर यह होना पॉसिबल नहीं। इसीलिए पृथ्वी पर सामान्य दशा में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं होती है। सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया होती है, क्योंकि सूर्य के कोर का ही टेम्परेचर लगभग 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेंटर का तो टेम्परेचर ही आप छोड़ दीजिए। तो सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, और इसी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? आपके हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आइए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अभी जो हमने बताया। जबकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में की जाती है। अब आइए, एटॉमिक एनर्जी देखो। अब ये पूरा चार्ट है आपका। एटॉमिक एनर्जी के लिए हमको करना क्या होता है? अगर हमको एटॉमिक एनर्जी चाहिए, परमाणु ऊर्जा चाहिए या नाभिकीय ऊर्जा चाहिए, तो हमको क्या करना होगा? 2 चीजों को देखना होगा। एक तो हमको पदार्थ चाहिए और उस पदार्थ की क्रिया चाहिए, वही ना? यानी कि उत्पादन के लिए आवश्यक बल चाहिए। उत्पादन के लिए आवश्यक बल में क्या चाहिए? परमाणु ईंधन चाहिए। परमाणु ईंधन का मतलब रेडियो सक्रिय पदार्थ चाहिए।
और उन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम अभिक्रिया करवाएंगे उसके लिए हमको जगह चाहिए, स्थान चाहिए, पात्र चाहिए, बर्तन चाहिए। तो यहां पर उत्पादन के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो क्या है? एक तो आपका रिएक्टर है और दूसरा आपका पदार्थ है। तो पदार्थ कैसे होते हैं? दो प्रकार से, एक नाभिकीय विखंडनी होता है और दूसरा होता है स्टोर करने वाला। तो नाभिकीय विखंडनी में नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। तो नेचुरली हम यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं और आर्टिफिशियल तौर पे हम प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम 233 का इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम 234 और 38 इसको हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसमें फिर हम कृत्रिम तरीके से क्या करते हैं? रेडियो एक्टिव गुणों को पैदा करते हैं, जिसके कारण फिर हमको उससे ऊर्जा मिलती है। तो दो प्रकार की चीजों को हमको आवश्यकता होती है। पहला तो परमाणु ईंधन, और इस परमाणु ईंधन पर रिएक्शन करने के लिए आवश्यक रिएक्टर। तो ये दो चीज हो गया। अब ये जो परमाणु ईंधन है और ये जो रिएक्टर है, अब इस रिएक्टर में इस परमाणु ईंधन पर हम अभिक्रिया कैसे करेंगे? वो होता है उत्पादन की क्रिया। तो उत्पादन की क्रिया दो प्रकार से, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। और जो रिएक्टर हैं, रिएक्टर कई प्रकार के होते हैं। पहला बॉयल वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर और एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। ये इतने टाइप्स के जो आप देख रहे हो, ये क्या है आपके? ये है परमाणु रिएक्टर। ये क्या है आपके? परमाणु रिएक्टर। ठीक। और अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड के हर छोटे कण के केंद्र के भीतर अकल्पनीय शक्ति युक्त चालक होता है। जैसे आप अगर समझो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक परमाणु है। इस परमाणु के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। और इसके नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन होता है। तो जिस बॉन्ड के द्वारा ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन बंधे होते हैं, इसी में इनफाइनाइट ऊर्जा होती है, अनंत ऊर्जा होती है। और जब इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो यही ऊर्जा क्या होती है? रिलीज होती है। और इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय नाभिकीय ऊर्जा। तो वही कहा गया है कि जो ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड के हर छोटे कणों में भीतर अपार ऊर्जा होती है। यह केंद्र नाभिक कहलाता है। ऊर्जा का वह रूप जिसे अक्सर टाइप 1 कहा जाता है। यह परंपरागत ईंधन, देखिए टाइप 1 क्या है? ऐसी ऊर्जा जो नाभिक में बंधी होती है। और परंपरागत ईंधन क्या होता है? टाइप 0 होता है। और टाइप 0 का मतलब होता है कि जो आपके जैविक ईंधन है। ठीक है। ईंधन 0 टाइप बुनियादी तौर से मृत पौधों एवं जानवरों से बनता है, जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं जीवाश्म ईंधन के दूसरे रूपों में मौजूद होता है। नाभिकीय तकनीकी ही वह तकनीकी है जो हमारी वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा का वह रूप है जिसकी उत्पत्ति परमाणु के नाभिक से हुई है। यह क्रिया नाभिकीय संलयन अथवा नाभिकीय विखंडन के रूप में हो सकती है। अभी तक नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन तथा परमाणु विस्फोटकों के लिए नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का ही इस्तेमाल होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड एनर्जी से बंधे होते हैं। विखंडन की प्रक्रिया में इसी बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। अभी मैंने बताया न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन जिस बॉन्ड के थ्रू बंधे रहते हैं, इसी बॉन्ड को ब्रेक करने से जो ऊर्जा मिलती है उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर एनर्जी किस विधि से? नॉर्मली हम किसका इस्तेमाल करते हैं? न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिखा है अभी तक नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन तथा परमाणु विस्फोटकों के लिए किसका? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। नाभिकीय संलयन का इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए पृथ्वी पर सामान्य दशाएं मौजूद नहीं है। एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी जो भारत की है वो क्या है? सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में इसकी शुरुआत हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
इसी के आधार पर भारत की अंतरिम सरकार ने 1946 एवं 1952 में नाभिकीय तकनीकी पर कार्य करने का निर्णय लिया गया। 1948 में एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनाया गया और इसी एक्ट से एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। ठीक है, इसी के संदर्भ में नाभिकीय तकनीकी पर काम करना शुरू किया गया। 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, 1954 में ही डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी का गठन हुआ और इसी के कारण परमाणु विस्फोट संभव हुआ। नाभिकीय तकनीकी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित की जाती है। याद रखिएगा, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 6 संस्थाएं हैं: डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, डिपार्टमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। छठवां था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्लियर? तो 1948 में क्या बना? एटॉमिक एनर्जी एक्ट बना। 1952 में क्या बना? एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनी। 1954 में क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बनी और अगेन 1954 में एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी हुई बनी और इसी एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी के तहत 2 संस्थाओं का गठन किया गया। पहला 1967 में क्या हो गया? बार्क का गठन किया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और 1971 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम चेन्नई में इसकी गठन की गई। और ट्रॉम्बे मुंबई में किसका गठन किया गया? आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का। वर्तमान में अगर परमाणु ऊर्जा का परिदृश्य आप भारत में देखोगे तो भारत का जो परमाणु ऊर्जा है वह स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों में माना जाता है, क्योंकि यह सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल है। भारत भविष्य की ऊर्जा विकल्पों में नाभिकीय ऊर्जा को अधिक मानता है। ठीक है, वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा का कुल उत्पादन, ये अभी का डाटा है, कितना है? 8000 मेगावाट है। नाभिकीय ऊर्जा से कितना हम उत्पादन कर रहे हैं? 8000 मेगावाट कर रहे हैं, जो कुल ऊर्जा उत्पादन का कितना है? 3.2% है। ठीक है, लक्ष्य है 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का। भारत में वर्तमान में इसके लिए कुल कितने? 24 न्यूक्लियर रिएक्टर कार्यरत हैं। 2020 तक 15,000 मेगावाट और 2032 तक कितना? लगभग 63,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और अगर ऐसा हुआ तो हम कम से कम अपनी ऊर्जा की 90% जरूरतों को हम क्या कर सकते हैं? इससे पूरा कर सकते हैं। ठीक, अब भारत में नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण उत्पादन किसका है? आपके विद्युत उत्पादन का है, जिसमें कई प्रकार के परमाणु रिएक्टरों का प्रयोग किया गया है, निर्माण किया गया है। भारत में इन रिएक्टरों से विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह कितने? 3 चरणों में होता है। इसको 3R कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं: रीयूज, रिसाइकिल एंड रिड्यूज। अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो भारत के नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण उत्पादन किसका है? आपका विद्युत उत्पादन का है। ठीक है, इसके लिए कई प्रकार के परमाणु रिएक्टरों का निर्माण किया गया है। भारत में इन रिएक्टरों से विद्युत उत्पादन 3 चरणों में क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। देन नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इन रेडियो सक्रिय पदार्थों से जो हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, तो उनके ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए हमको क्या चाहिए? न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए, जहां पे हम नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया करा सकें। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो हम कराएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, वह किस विधि के द्वारा? नाभिकीय विखंडन के द्वारा, क्योंकि नाभिकीय संलयन पॉसिबल नहीं है। नाभिकीय संलयन के लिए हमको 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम कहां से पैदा करेंगे? इसलिए नाभिकीय विखंडन की तकनीकी का उपयोग करके
हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का उत्पादन करते हैं और यही हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी, यही हमारा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है भारत का। इसको हम न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशंस भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है एक ऐसी प्रणाली होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर एक विशेष प्रकार की ऐसी प्रणाली होती है जो नाभिकीय विखंडन के श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन में, विमान वाहन पोतों में, पनडुब्बियों में, अनुसंधानों एवं कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसमें जो पात्र होता है उसको हम टैंक बोलते हैं। उस टैंक में परमाणु ईंधन रखा जाता है, साथ ही परमाणु पर बमबारी करने के लिए न्यूट्रॉन्स भी रखते हैं और ये न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, ईंधन के परमाणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा एवं अन्य न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। ठीक, ये न्यूट्रॉन्स ईंधन के परमाणुओं को तोड़ते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि यह तापीय ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर के शीतलक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और फिर उसे वाष्प में बदलकर टरबाइन के संचालन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके निम्न भाग होते हैं। ठीक है, पहला कोर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर का वह पार्ट जहां पे परमाणु ईंधन रखा जाता है। ये आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और इस न्यूक्लियर रिएक्टर को आप ध्यान से देखिएगा। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कोर होता है, उस कोर में क्या होता है कि आपका परमाणु ईंधन रखा जाता है। ठीक है, जैसे ये है आपका, यहां पर परमाणु ईंधन रखा जाता है और ये इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि यहां पर रेडियो एक्टिव इनका डीके होता है। तो अब जो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में पानी भरी जाती है, ये पानी क्या होती है, इस टेम्परेचर, जब ऊर्जा निकलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या होगा, बॉयल होगा। अब जब ये पानी बॉयल होती है तो ये बॉयल पानी कहां पहुंचती है, आपके हीट एक्सचेंजर में। इसको फिर वाष्प के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसी वाष्प को किसको भेज दिया जाता है, टरबाइन को भेज दिया जाता है। और ये टरबाइन क्या करती है, एक प्रकार से डायनमो होता है और जब टरबाइन चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, जनरेट होती है। ठीक है, यानी कि ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में सोर्स के थ्रू क्या भेजा जाता है, पानी भेजा जाता है। ये पानी आपके इस न्यूक्लियर रिएक्टर में पहुंचता है। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होता है जैसे यूरेनियम 235, इस यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन्स की बमबारी करते हैं तो इससे खूब ढेर सारी अल्फा बीटा किरणें निकलती हैं, जिसके कारण ये जो वाटर है, ये वाटर लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करने लगता है, बॉयल होने लगता है। और जब बॉयल होने लगता है तो क्या निकलती है, भाप, और फिर उस भाप को कंडेंस करके ठंडा करके कहां भेज देते हैं, टरबाइन के पास भेज देते हैं। और फिर टरबाइन क्या होती है, चलती है और फिर इसी टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये एक प्रकार का हमारा क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक, तो जो नाभिकीय ऊर्जा है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, पहला होता है कोर जहां पे परमाणु ईंधन रखा जाता है। कूलेंट होता है वह पदार्थ जो कोर से होता हुआ गुजरता है तथा उष्मा को कोर से टरबाइन तक पहुंचाता है। तीसरा पार्ट होता है टरबाइन, जो चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और कंटेनमेंट जो होता है, ये बाहरी आवरण होता है रिएक्टर का, जो पर्यावरण से अलग करता है। कूलिंग टावर होता है, यह उष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, और चौथा पार्ट होता है इसका मॉडरेटर, यानी परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भारी जल, यानी कि ये क्या करते हैं, भारी जल या मंदक या फिर आपके मॉडरेटर जो होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स की गति को कम करते हैं, जिसके कारण न्यूट्रॉन्स क्या होता है, स्लो मोशन में रेडियो एक्टिव पदार्थों से टकराता है और उनको तोड़ने में काम आता है। यानी कि एक तरीके से नियंत्रित विधि से यह काम किया जाता है। और जो परमाणु रिएक्टर हैं उनके टाइप्स आप देखिए। पहला है बॉयल वाटर रिएक्टर, और ये कहां से मिला था, यूएसए से।
और कहां हम लोगों ने स्थापित किया इसको? तारापुर में 1956 में, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा। दूसरा है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, कनाडा की डिजाइन है। लो वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर वाटर रिएक्टर, और ये किसका है? आपका अपना है। फिर एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, ठीक है, इसको हम थोरियम रिएक्टर भी बोलते हैं। ये भी आपका कैसा है? इंडिया का है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के भारत में जो रिएक्टर स्थापित करने वाली कंपनी है वो भी कौन कौन सी है आप देख लीजिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी यूएसए की है, एरिवा कंपनी फ्रांस की है, वेस्टिंग हाउस अमेरिका की है, मित्सुबिशी जापान की है। और भारत में जो रिएक्टर बनाने की दो कंपनियां हैं जो पहले हमने बताया था, पहला भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं? भारत की ये कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, जिनको एटॉमिक एनर्जी पॉलिसी के तहत डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इनको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। और भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो विदेशी सहयोग से स्थापित हुआ था वो कहां पे? 1956 में तारापुर में स्थापित किया गया था, ठीक। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कैसा है? आपका रिसर्च रिएक्टर, ठीक है। यानी कि यहां पर सिर्फ रिसर्च होता है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं जीरो पावर रिएक्टर। क्या बोलते हैं इनको? जीरो पावर रिएक्टर। यानी कि जो बार्क संस्था है ये क्या करती है? अनुसंधान रिएक्टर बनाती है। यानी उन रिएक्टरों में क्या होता है? नाभिकीय तकनीकी से संबंधित रिसर्च होते। दूसरा आईजीसीएआर क्या करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए रिएक्टर को बनाती। जैसे 1969 में तारापुर में स्टैब्लिश किया गया, रावत भाटा, नारौरा, काकरापार में, कैगा में, कुडाईकुलम में और कलपक्कम में। तो ये सब जो हैं वो क्या है? आपके एनर्जी रिएक्टर है, यहां पे ऊर्जा उत्पादन की जाती है। ये क्या है? आपका जीरो पावर रिएक्टर है। क्लियर? आईजीसीआर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिएक्शन, इसी के द्वारा कामिनी रिएक्टर 1997 में स्थापित किया गया चेन्नई में, और यह भारत का पहला स्वदेशी रिसर्च रिएक्टर है। एनर्जी रिएक्टर कलपक्कम में स्थापित किया गया 1971 में, और यह भारत का पहला एनर्जी रिएक्टर है। और पहले की अगर बात है तो आप ये भी देख लीजिए, भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? आपका अप्सरा, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी अनुसंधान रिएक्टर, अभी देखो हम लोगों ने यहां देखा ना, रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? कामिनी। भारत का पहला स्वदेशी अनुसंधान रिएक्टर कामिनी। दुनिया का पहला अनुसंधान रिएक्टर शिकागो में स्टैब्लिश हुआ। भारत का पहला ऊर्जा रिएक्टर तारापुर में स्थापित हुआ 1969 में। स्वदेशी ऊर्जा रिएक्टर कलपक्कम में। दुनिया का पहला एनर्जी रिएक्टर मॉस्को में 1952 में। भारत में कितने प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? 24, सॉरी, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं आपके? 24। और उस 24 में दो क्या है आपके? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। 19 क्या है आपके? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। एक क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और दो क्या है आपके? लाइट वाटर रिएक्टर, या इसको हम बोलते हैं लो वाटर रिएक्टर। तो अब जो आपका ये टोटल कितने हैं? 24। अब देखिए बॉयल वाटर रिएक्टर क्या होता है? बॉयल वाटर रिएक्टर में आप देखिए, ये फिगर आपके सामने है। बॉयल वाटर रिएक्टर में क्या होता है? इसमें जो पात्र होती है, इस पात्र में पानी भरा होता है। इस पानी में हम क्या रखते हैं? यूरेनियम रखते हैं, ठीक है। और पानी का ये जो स्रोत है, इधर से पानी जा रहा है टैंक में, इधर से पानी टैंक में जा रहा है, और इस टैंक में हम क्या करते हैं? यूरेनियम 235 को, 92 यूरेनियम 235 को लटका देते हैं। और यूरेनियम 235 की खासियत क्या है? रेडियो एक्टिव डीके होगा, क्षय होगा। और जब क्षय होगा तो पानी का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहां से भाप निकलेगा, और फिर इस भाप को कहां हम भेज देंगे? टरबाइन में भेज देंगे। और टरबाइन को भेज देंगे तो अब ये टरबाइन क्या होगी? चलेगी। और जब टरबाइन चलेगी तो विद्युत
बनेगी। टरबाइन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप जनरेटर देखे होंगे, तो जनरेटर को आप ध्यान से देखिए, जनरेटर में एक छोटा सा डायनेमो होता है। जब पंपिंग सेट चलता है, यानी जनरेटर हम कहेंगे किसको, पंपिंग सेट प्लस डायनेमो के कॉम्बिनेशन को हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो डायनेमो होता है, उस डायनेमो को चलाने के लिए हमको पंपिंग सेट को चलाना पड़ता है। पंपिंग सेट तेजी में चलता है तो डायनेमो चलता है, और डायनेमो बिजली बनाता है, ना कि पंपिंग सेट। तो पंपिंग सेट की जगह आप क्या समझ लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्टर। वो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करेगा, उष्मा देगा, और उष्मा चलेगा तो टरबाइन चलेगा। तो टरबाइन भी क्या होता है, एक बहुत बड़ा डायनेमो होता है जो कि ऊर्जा को उत्पन्न करता है। यानी टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का एक साधन होता है। लेकिन इस टरबाइन को चलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमको कहां से अभी तक मिल रही थी, कोयले को जलाने से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर डायरेक्ट नाभिकीय ऊर्जा से कर देंगे। तो बॉयल वाटर रिएक्टर ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आइए फिगर तो देख लिया, अब देखते हैं क्या है। भारत में सबसे पहला प्रयोग इसी रिएक्टर के अंतर्गत तारापुर में किया गया। इसमें शीतलक एवं मंदक के तौर पर सामान्य जल का प्रयोग किया गया। यह एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें पानी टैंक के अंदर यूरेनियम वाष्प लटकाकर नाभिकीय क्रिया कराई जाती है। पानी के अंदर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। इसमें लो इनरिचमेंट यूरेनियम, यहां पे यूरेनियम ही है, लो इनरिचमेंट यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आपूर्ति हमको कहां से, यूएसए और फ्रांस से होती थी। भारत द्वारा एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं करने के कारण एनपीटी नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी है, और नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी का मतलब है कि आप किसी भी प्रकार से परमाणु प्रसार नहीं कर सकते हो, न ही आप किसी दूसरे देश को परमाणु तकनीकी दे सकते हो, और न ही आप किसी दूसरे देश को परमाणु ईंधन दे सकते हो। तो ये एक ट्रीटी है, एक संधि है, और भारत इस संधि को विभेदीकरण मानता है, और इसीलिए आज तक उसने एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया है। और एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं करने के कारण ही क्या हुआ कि फ्रांस ने और यूएसए ने हमको यूरेनियम देने से मना कर दिया, ठीक। भारत में जितने भी रिएक्टर हैं वो सब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ये विकसित की गई है। पूरी दुनिया में इसी कंपनी के द्वारा डिजाइन का विस्तार किया गया है। मार्च 2011 में फुकुशिमा दाइची जापान में हुई दुर्घटना इसी प्रकार के रिएक्टर में थी। भारत में 2 रिएक्टर तारापुर में इसी प्रकार के हैं, परंतु दुर्घटना की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अरब सागर से इतनी ऊंची तरंगें नहीं उठेंगी कि इस रिएक्टर में कोई दुर्घटना घटित हो सके। तो पहला है आपका बॉयल वाटर रिएक्टर, ठीक है। दूसरा है आपका प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। देखिए, प्रेशराइज हैवी वाटर और बॉयल वाटर रिएक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो प्रेशराइज हैवी वाटर आप देख रहे हो ना, अब बॉयल वाटर रिएक्टर, इसी बॉयल वाटर रिएक्टर को 2 लूपों में बांट दिया गया है। कितने लूप में? 2 लूपों में। एक लूप में क्या होता है, पानी बॉयल होता है, और दूसरे लूप में क्या होता है, जो उष्मा होती है वो कंडेंस हो जाती है, संघनित कर देते हैं, और संघनित उष्मा को फिर हम भेजते हैं और उससे हम टरबाइन को चलाते हैं। बस इतना ही अंतर है बॉयल वाटर में और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दाबित भारित जल परमाणु भट्टी, या गुरु दाबित भी बोलते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो, ईंधन के रूप में क्या होता है, प्राकृतिक यूरेनियम। शीतलक के रूप में भारी जल, मंदक के रूप में भारी जल। किस देश की डिजाइन है ये? कनाडा की डिजाइन है। और भारत में अधिकतर रिएक्टर इसी प्रकार के हैं। यह BWR की तुलना में सुरक्षित है। यह रिएक्टर 2 भागों में बटा होता है, एक में विखंडन होता है और दूसरे में उष्मा संचलित होती है। क्लियर, जो भी मैंने आपको बताया। तीसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और यह टोटल भारत की टेक्नोलॉजी, यह पूर्णतया स्वदेशी तकनीकी है। इसको हम बोलते हैं तीव्र प्रजनक, और तीव्र प्रजनक का मतलब होता है इसमें मंदक का प्रयोग नहीं होता है। इसमें न्यूट्रॉन बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और तेजी से रिएक्ट करता है तो इससे तेजी से हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। बट ये अनकंट्रोल हो जाए उसके लिए भी हम दूसरे प्रावधान करते हैं, न कि मंदक का। फास्ट ब्रीडर
देखो दो शब्द है, तीव्र प्रजनक। इसका मतलब समझिए, अगर हमने 1 ग्राम यूरेनियम इस परमाणु भट्ठी में रखा और उसको विखंडन करा के उससे हम ऊर्जा प्राप्त किए, तो ऊर्जा प्राप्त करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमने 1 ग्राम यूरेनियम रखा है, ऊर्जा प्राप्त होने के बाद भी यूरेनियम की मात्रा उतनी की उतनी ही बनी रह गई, कम नहीं हुई। तो इस प्रकार के रिएक्टर कहलाते हैं तीव्र प्रजनक। प्रजनक का मतलब होता है उत्पन्न होना, तेजी से ऊर्जा उत्पन्न होने वाले रिएक्टर। तो अब हम करते क्या हैं कि अब उसमें हम यूरेनियम के साथ साथ कुछ अन्य पदार्थों को भी रख देते हैं, और जो अन्य पदार्थ रखेंगे उसमें रेडियो एक्टिव के गुण उत्पन्न हो जाएंगे, यानी उसमें यूरेनियम 235 के गुण उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक, उसी को हम बोलते हैं तीव्र प्रजनक रिएक्टर। यानी इसमें मंदक का प्रयोग नहीं किया जाता है, शीतलक के रूप में D2O, जिलेटिन या लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम, देखो हमने बोला था ना, प्राकृतिक यूरेनियम एवं प्लूटोनियम के कार्बाइड के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। एक तो नेचुरल यूरेनियम है और दूसरा प्लूटोनियम के कार्बाइड का। ये ऐसे रिएक्टर होते हैं जिनमें अभिक्रिया के आरंभ होने से पूर्व जितनी मात्रा में विखंडनीय पदार्थ रखा जाता है, अभिक्रिया के पश्चात उससे अधिक विखंडनीय पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। ये इंडियन डिजाइन है जो सिर्फ किसके पास है? भारत के पास है। कॉमनी रिएक्टर इसी डिजाइन का रिएक्टर है, जिसको कहां पर रखा गया है, बनाया गया है? कलपक्कम में स्टैब्लिश किया गया। तीसरा है आपका PFBR यानी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, यानी ये भी क्या है? आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का एक प्रकार है। भारत अपने विशाल थोरियम भंडारों को यूरेनियम 235 में बदलने के लिए FBR पर पूरी तरह निर्भर है। यानी FBR क्या कर रही है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूरेनियम के साथ प्लूटोनियम के कार्बाइड का मिश्रण है। भारत में थोरियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इस रिएक्टर में क्या होता है कि थोरियम को यूरेनियम में बदला जाएगा, ठीक है, और फिर उस यूरेनियम को विखंडन करा के ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इसके लिए फ्रांस की सहायता से फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर 30 मेगावाट का कलपक्कम में स्थापित किया गया है। अमेरिका, रसिया, फ्रांस और जापान के बाद भारत 5वां देश है जो इस तकनीकी पर कार्य कर रहा है। अभी हुआ नहीं है, अभी इस पर कार्य हो रहा है। एडवांस हैवी रिएक्टर, ऐसे रिएक्टर जिनमें ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? थोरियम का। इसे भारत का फ्यूचर रिएक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि थोरियम भारत में अधिक मात्रा में, पूरी दुनिया में सबसे अधिक थोरियम आपके भारत में पाया जाता है। तो इस थोरियम को रेडियो सक्रिय में बदला जाए और फिर उस रेडियो सक्रिय पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति की जाए, तो उसके लिए एक विशेष रिएक्टर बनाया गया है जिसका नाम है एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। काम चल रहा है इसमें अभी। मंदक के रूप में भारी जल, जबकि शीतलक के रूप में साधारण जल का प्रयोग किया जाएगा। इसमें सामान्य ईंधन के साथ साथ थोरियम, यूरेनियम का प्रयोग होगा। इस रिएक्टर के निर्माण का मूल उद्देश्य है थोरियम के प्रयोग की संभावनाओं का पता लगाना, क्योंकि पूरी दुनिया का थोरियम भारत में पता चलता है। लाइट वाटर रिएक्टर, या इसको हम वाटर एनर्जी रिएक्टर भी बोलते हैं, और ऐसे 1000 मेगावाट के रिएक्टर का कुडनकुलम में रूस की सहायता से इस्टेब्लिश किया गया है। इसमें प्राकृतिक यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और यह भी कैसा है? एक प्रकार से प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर टाइप का ही यह रिएक्टर है, बट यह थोड़ा सा और सिंपल है। ठीक, तो भारत में जो नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान हेतु, मैंने बोला था ना कि बार्क क्या करती है? रिसर्च रिएक्टर बनाती है, और IGCAR क्या करती है? एनर्जी रिएक्टर बनाती है। ठीक है, तो जो रिसर्च रिएक्टर हैं उनको हम जीरो पावर रिएक्टर भी बोलते हैं, और उन्हीं जीरो पावर रिएक्टर के निम्न एग्जाम्पल हैं आपके। पहला अप्सरा, भारत का सबसे पुराना एवं पहला शोध रिएक्टर, जिसे 1956 में बार्क द्वारा चालू किया गया था। यह 1 मेगावाट वाला स्वदेशी तकनीकी से निर्मित स्विमिंग पूल के आकार का, जिसमें ईंधन के रूप में परिष्कृत यूरेनियम, इनरिचमेंट यूरेनियम इसको बोलते हैं, एवं यूरेनियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु को इस्तेमाल किया जाता है।
जो ब्रिटेन से प्राप्त था। ठीक है। दूसरा है आपका रिएक्टर 1960 में साइरस, कहां स्टैब्लिश किया गया? मुंबई में। क्या इस्तेमाल होता था इसमें? नेचुरल यूरेनियम, क्षमता 40 मेगावाट, भारी जल अमेरिका से हमको मिलता था, जो कि 31 दिसंबर 2010 में अमेरिका से मिलना बंद हो गया। जेरेलिना 1961 में बार्क द्वारा निर्मित स्वदेशी तकनीकी से भारी जल की आपूर्ति इसमें भी कहां से होती थी? अमेरिका से होती थी। ईंधन के रूप में नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता था, क्षमता 100 मेगावाट थी। 1983 में इसे भी बंद कर दिया गया, विशेष तौर से 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां हमारे ऊपर लगा दी थी। नेक्स्ट है पूर्णिमा, 1969 में स्टैब्लिश किया गया थॉम्बे में। पूर्णिमा 1 मेगावाट क्षमता की थी, जिसमें किसका इस्तेमाल हुआ? प्लूटोनियम 238 का। इसे 1974 में बंद कर दिया गया और इसकी जगह क्या बनाया गया? पूर्णिमा सेकेंड। फिर पूर्णिमा सेकेंड को भी बंद कर दिया गया तो क्या बनाया गया? पूर्णिमा थर्ड। ठीक। और वर्तमान में इसी पूर्णिमा थर्ड के स्थान किसने ले लिया है? आपके कामिनी ने। तो कामिनी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 20 अक्टूबर 1996 को। कहां पे? कलपक्कम में। 30 मेगावाट क्षमता का मिनी रिएक्टर। इस अनुसंधान रिएक्टर में थोरियम को ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया गया। इस रिएक्टर में यूरेनियम 235 से ऊर्जा प्राप्ति का प्रायोगिक संयंत्र भी लगाया गया है। कामिनी रिएक्टर थोरियम यूरेनियम, इंपॉर्टेंट लाइन, कामिनी रिएक्टर थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर है। इस रिएक्टर में बेरिलियम ऑक्साइड को न्यूट्रॉन परावर्तक के रूप में प्रयोग किया गया है। यह भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर है और भारत दुनिया का पहला विकासशील देश है जिसके पास खुद का अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ठीक है। ये सब कैसे हैं? आपके रिसर्च रिएक्टर। उसी में है आपका ध्रुव, जो कि 1985 में स्टैब्लिश किया गया और यह भारत का सबसे बड़ा शोध रिएक्टर है। सबसे बड़ा शोध रिएक्टर। इसका पुराना नाम R5 है। यह साइरस का बड़ा मॉडल है। क्षमता 100 मेगावाट, ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम, प्लूटोनियम का उत्पादन होता है इससे। वर्तमान में इसके द्वारा लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो विश्व के प्रमुख देशों की सूची में भारत 7वें नंबर पे है। आप देखो, अमेरिका में 100 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, फ्रांस में 58 हैं, जापान में 53 हैं, चाइना में 36 हैं, रसिया में 35 हैं, कोरिया में 25 है और इंडिया में कितने हैं? 24। पहले 22 थे, अब क्या है? 24। नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड NPCIL 1987 में स्टैब्लिश हुई और ये क्या करती है? एनर्जी रिएक्टर को बनाती है। पहला एनर्जी रिएक्टर हम लोग पढ़े हैं कहां पे? तारापुर में स्टैब्लिश हुआ 1969 में। ठीक है। 1400 मेगावाट वाला रावत भाटा में 2 इसके यूनिट हैं, यानी 1963 में स्टैब्लिश हुआ और 1973 में ये क्या काम करने लगा राजस्थान में। ठीक है। अब देखो, इसको आप ध्यान से देखे रहिएगा। रावत भाटा राजस्थान, यानी रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पे है? ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। क्षमता कितनी थी इसकी? 1180 मेगावाट और दूसरे की क्षमता थी कितनी? 1240 मेगावाट। 2 यूनिट की स्टैब्लिश किए गए और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक केंद्र बना हुआ है इस समय। देन नरोरा में स्टैब्लिश किया गया, काकरापार में स्टैब्लिश किया गया और कैगा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैगा क्या है? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कानी नदी के पास एक कैगा नामक प्लेस है। यहां पे 4 यूनिट न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया। कब? 2002 से 2010 तक। क्षमता कितनी थी? सभी यूनिट की 220 मेगावाट थी और इस पावर स्टेशन ने लगातार 941 दिन तक, और वो डेट क्या था याद रखिएगा,
13 मई 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक कार्य करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 940 दिनों तक लगातार कार्य करने का रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम की हेसम की यूनिट 2 के नाम था। कैगा परमाणु स्टेशन द्वारा अब तक लगभग 500 करोड़ यूनिट विद्युत का उत्पादन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैगा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, और कुछ जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी ये ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जो कि एक तरीके से अभी बन रहे हैं, इनका निर्माण अभी हो रहा है, इनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक, फिर उसके नीचे है आपका प्रपोज्ड, यानी प्रस्तावित है। ठीक है, जैतापुर में, महाराष्ट्र में, गोरखपुर, ठीक है, हरिपुर, कुडनकुलम में, ये सब आपके क्या है, प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। ठीक, अब इसी से संबंधित एक चीज और आ रहा है, आपको बार बार आप पढ़ रहे होंगे, संवर्धित यूरेनियम। संवर्धित यूरेनियम आ रहा था ऊपर बार बार, या परिष्कृत यूरेनियम आ रहा था ना बार बार ये टर्म, तो वो क्या है वो भी देख लीजिएगा। इनरिचमेंट यूरेनियम का मतलब होता है कि देखो ऊर्जा हमको किससे मिल रही है, यूरेनियम 235 से। इसके अलावा यूरेनियम 234 भी है, यूरेनियम 238 भी है, था नहीं, 234 और 238। तो इनरिचमेंट यूरेनियम का मतलब यह होता है 35 से तो हमको ऊर्जा मिलती ही, लेकिन 34 एवं 38 से भी ऊर्जा की प्राप्ति करना, यानी कि ऐसी तकनीकी जो यूरेनियम 234 और यूरेनियम 238 को भी विखंडन के लायक बना दे, तो उसी तकनीकी को हम बोलते हैं इनरिचमेंट यूरेनियम। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 की प्राप्ति, या फिर प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना। और भारत के पास ये क्षमता कितनी है, 2 से 5% की है। क्लियर, इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्लाइटली इनरिचमेंट यूरेनियम, अगर प्राकृतिक यूरेनियम में यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाने की क्षमता 2 से 3% है, तब हम उसको बोलते हैं स्लाइटली इनरिचमेंट यूरेनियम। अगर 3 से 20% है, तब हम उसको बोलते हैं लो इनरिचमेंट यूरेनियम। और 20 से 90% के बीच में है, तब हम उसको बोलते हैं हाई इनरिचमेंट यूरेनियम। और भारत के पास कितनी क्षमता है, मात्र 5% के आसपास है। ठीक है, सॉरी, भारत के पास कितनी क्षमता है, 2 से 5% है। यानी भारत के पास स्लाइटली इनरिचमेंट यूरेनियम की क्षमता है, लेकिन लो इनरिचमेंट यूरेनियम की क्षमता नहीं है। तो इसी लो इनरिचमेंट यूरेनियम के लिए भारत ने क्या किया, 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील की। और इस सिविल न्यूक्लियर डील के तहत भारत ने 14 देशों के साथ एक नाभिकीय समझौता किया। उस नाभिकीय समझौते में 6 देश ऐसे हैं जो हमको इनरिचमेंट यूरेनियम देंगे, यानी अपने यहां से बना के देंगे, और 8 ऐसे देश हैं जो हमको क्या देंगे, डायरेक्टली यूरेनियम देंगे। ठीक है, तो 6 देश हमको इनरिचमेंट यूरेनियम देंगे और 8 देश क्या देंगे, हमको यूरेनियम देंगे डायरेक्ट। ठीक, ये आपके स्क्रीन के सामने है। और इन जो यूरेनियम है उसमें पहला देश है आपका जो इनरिचमेंट यूरेनियम देंगे, वे है आपका फ्रांस, यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया। 8 जो देश हैं, आप ध्यान से देखिए, जो हमको यूरेनियम देंगे उसमें है आपके कजाकिस्तान, नामीबिया, अर्जेंटीना, रूस, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम एवं चेक गणराज्य। ठीक, और इसी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एक संस्था है
जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक, हेड ऑफिस इसका कहां पे है? वियना में। इस्टेब्लिश 1957 में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 170। और भारत 1957 से ही क्या है इसका सदस्य है। यानी कि जब से इस संस्था का गठन हुआ है तब से इस संस्था के हम क्या हैं? सदस्य हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये एजेंसी क्या करती है? यह एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व के परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह एक नाभिकीय निगरानी एजेंसी है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को किसी भी प्रकार से रोकने में सहायता करती है। इसके उद्देश्य में नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाना एवं नाभिकीय ऊर्जा की सुरक्षा करना है। और यह संस्था यह मानकर चलती है कि अगर आपके पास कोई नाभिकीय पदार्थ हो, नाभिकीय विस्फोटक पदार्थ हो, हाई इनरिचमेंट यूरेनियम हो और ऐसी मिसाइल्स हो जो 2200 किलोमीटर से अधिक तक मार करती है, तो अगर किसी देश के पास ये तीनों कंडीशन है तो ये संस्था ये मानकर चलती है कि उस देश के पास परमाणु बम है और ये संस्था उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ईरान के केस में, सॉरी इराक के केस में जॉर्ज बुश ने इराक पे हमला बोला था और उस समय जो जॉर्ज बुश थे, इसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो इराक है, इराक के पास ये सारी क्षमताएं मौजूद हैं और इसी को आधार मानते हुए जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला कर दिया था। मकसद था इराक के तेल के साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करना। मोटो कुछ और था, आधार इसी को माना था। ठीक, क्या करती है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को क्या करती है? रिपोर्ट करती। मकसद इसका यह होता है बस कि कोई भी देश किसी भी प्रकार से परमाणु हथियारों का निर्माण न कर पाए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ? 1954 में। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और यह भी माना जाता है कि इसके द्वारा झूठी खबरों को प्रसारित किया गया ताकि अमेरिका को यह लगे कि वास्तव में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और मैंने अभी क्राइटेरिया बताया, किसी भी देश के पास अगर नाभिकीय सामग्री हो, विस्फोटक सामग्री, उसके पास 2200 किलोमीटर से दूर मार करने वाली मिसाइल हो और हाई एनरिचमेंट यूरेनियम की तकनीकी हो, तो इन तीनों परिस्थिति में अगर किसी देश के पास है तो वो संस्था उस देश को क्या कर सकती है? बैन कर सकती है। ठीक, भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है वह किसकी सहायता से? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरू किया गया था और इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह एक नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का एक चक्रीय स्वदेशी कार्यक्रम है जो 3R कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि रीड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकिल। और जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है इसका एक ही मकसद है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, 3 चरणों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला चरण देखिएगा, फर्स्ट फेज में
यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। इस चरण में नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या रखा जाता है? आपका प्राकृतिक यूरेनियम। उप उत्पाद के रूप में प्लूटोनियम 239 को प्राप्त किया जाता है। सभी रिएक्टर कैसे होते हैं? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। सभी रिएक्टरों की क्षमता कितनी है? 250 मेगावाट। मंदक के रूप में भारी जल एवं शीतलक के रूप में तरल नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और एक स्थान पर कम से कम कितने रिएक्टर होते हैं? 2 रिएक्टर स्टैब्लिश किए जाते हैं। तो पहले फेज में 3 चरणों में था ना, पहले चरण में किसका इस्तेमाल हुआ? आपके यूरेनियम 235 का। ठीक है। बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला हमको? प्लूटोनियम 239। किस टाइप के रिएक्टर थे? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। एक जगह 2 रिएक्टर स्टैब्लिश हुए और पर रिएक्टर की क्षमता कितनी थी? 250 मेगावाट। ठीक, ये फर्स्ट फेज का था। सेकेंड फेज में किसका इस्तेमाल हुआ? जो फर्स्ट फेज से प्रोडक्ट बना, प्लूटोनियम बना, तो अब सेकेंड फेज में किसका इस्तेमाल हुआ? प्लूटोनियम का, जो फर्स्ट फेज से बना था। ईंधन के रूप में प्लूटोनियम भी इस्तेमाल हुआ, यूरेनियम भी इस्तेमाल हुआ। उप उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त हुआ? यूरेनियम 233। सभी रिएक्टर कैसे हैं? फास्ट ब्रीडर टाइप के रिएक्टर हैं। अब क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट। पहले की क्षमता कितनी थी? 250 मेगावाट। मंदक का प्रयोग नहीं होगा और शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होगा? आपके तरल सोडियम का। और एक स्थान पर कितने रिएक्टर होंगे? कम से कम आपके 2 रिएक्टर होंगे। ठीक। तीसरा फेज थोरियम का, यानी थर्ड फेज में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? थोरियम का। ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? थोरियम। उप उत्पाद के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। सभी रिएक्टर कैसे होंगे? एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। और प्रत्येक की क्षमता कितनी है? आपके 1000 मेगावाट। कोई शीतलक प्रयोग नहीं होगा, कोई मंदक प्रयोग नहीं होगा। और एक स्थान पर कम से कम कितने रिएक्टर होंगे? 2। तो पहले चरण की क्षमता कितनी? 250 मेगावाट। दूसरे चरण की क्षमता कितनी? 500 मेगावाट। तीसरे चरण की क्षमता कितनी? 1000 मेगावाट। ठीक। और इन्हीं 3 चरणों के द्वारा भारत में नाभिकीय रिएक्टर में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी रिएक्टर होते हैं, इन सभी एनर्जी रिएक्टर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो इन्हीं 3 चरणों के द्वारा ही होता है। क्लियर? अब आइए देखते हैं। भारत में थोरियम पूरे विश्व का 25 से 35% भाग पाया जाता है। इसका जो सोर्स होता है वो क्या है? आपका थोरियम का जो सोर्स है वो मोनाजाइट नामक तत्व होता है, जो समुद्र के किनारे बालू से प्राप्त किया जाता है। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन नहीं है, ध्यान दिए रहिएगा। थोरियम एक नाभिकीय ईंधन नहीं है। इसका प्रत्यक्ष विखंडन नहीं हो सकता। इसे विखंडन युक्त बनाने के लिए इसको यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है या बदलना पड़ता है। और भारत में थोरियम से यूरेनियम में बदलने की क्षमता कब प्राप्त कर ली थी? 2008 में। यानी बालू है, बालू कौन सा? बालू में मोनाजाइट मिलता है और इस मोनाजाइट से थोरियम की हमको प्राप्ति होती है। कहां पे? तमिलनाडु के न्यूक्लियर रिएक्टर में। और इस फिर थोरियम से हम किस में बदल देते हैं? उसको यूरेनियम 233 में। और भारत में कुल थोरियम का 80% हिस्सा कहां पर मिलता है? सिंह भूमि, झारखंड में। तो थोरियम को कामनी रिएक्टर में यूरेनियम 235-33 में परिवर्तित किया जाता है। वस्तुतः तीसरे चरण से जो ईंधन प्राप्त होगा उसका पहले चरण में पुनः उपयोग होगा। थोरियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से यूरेनियम 233 में बदला जा सकता है। अतः भारत के आत्मनिर्भर नाभिकीय कार्यक्रम के लिए कामिनी एवं कल्पक्कम रिएक्टर का प्रमुख स्थान है। यह सभी क्या है? थोरियम आधारित रिएक्टर है। ठीक। दूसरी तकनीकी, ये तो नाभिकीय विखंडन का हो गया पूरा। दूसरी तकनीकी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन की तकनीकी। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो जो नाभिकीय संलयन की तकनीकी है
इस तकनीकी में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और आपके ट्राइटियम। तो उसमें जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, जिसका नॉर्मल सूत्र होता है 1s2 एंड 1s3, इनको क्या किया जाता है, संयुग्मित किया जाता है। ठीक, ये है आपका ट्राइटियम, और ये है आपका हीलियम। ठीक, संलयन तकनीकी में क्या होता है, ड्यूटेरियम एवं ट्राइटियम को संयुग्मित किया जाता है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो संलयन तकनीकी का उपयोग कर सूर्य एवं तारों पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। पृथ्वी पर इस तकनीकी का 2 रूपों में उपयोग हो सकता है, एक तो विद्युत उत्पादन में और दूसरा हाइड्रोजन बम को बनाने में। वर्तमान में भारत एवं अन्य देशों द्वारा इस तकनीकी का उपयोग कर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया गया है। विद्युत उत्पादन के लिए इस तकनीकी के उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसका निर्माण किया गया है, ITER, इंटरनेशनल थर्मल एनर्जी रिएक्टर, या इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी रिएक्टर, या कभी कभी इसको बोलते हैं इंटरनेशनल थर्मल एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, विकास किया गया है। भारत में इस तकनीकी से संबंधित अनुसंधान कार्य गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में, जो पुणे में है, किया जाता है। ठीक, ITR से देखो, नाभिकीय संलयन से अगर हमको ऊर्जा प्राप्त करनी है ना, तो उसमें 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती क्या है, संलयन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान, इससे जो ऊर्जा होगी उसको नियंत्रित करना, और तीसरा ट्राइटियम का प्रकृति में नहीं पाया जाना। ये 3 बेसिक चुनौतियां। और इसमें पहली चुनौती है आपका संलयन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान को प्राप्त करना। ठीक, ITR के विकास से इन सभी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इसके लिए 7 देशों ने, रसिया, चाइना, जापान, USA, साउथ कोरिया, यूरोपियन स्टेट, ठीक है, इंडिया, भारत भी है शामिल इसमें, भागीदारी है। हाल ही में चीन ने बताया है कि वह 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान प्राप्त करने के पश्चात अपने आर्टिफिशियल सन को विकसित करने में क्या है, निकट है। और चीन ने अभी फिर लेटेस्ट देखिएगा, चीन के कृत्रिम सूर्य एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिविटी टोकामक रिएक्टर, देखो जो ITR है, इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी रिएक्टर, बात हो रही है किसकी, ITER की। तो जो ITER है, इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी रिएक्टर, किस प्रकार का ये करता है, आपका संलयन अभिक्रिया। और संलयन अभिक्रिया कहां होती है, सूर्य के अंदर होती है। तो इसी वजह से इस संलयन अभिक्रिया जब होती है एक विशेष रिएक्टर में, उस रिएक्टर का नाम है टोकामक रिएक्टर। ठीक है, और जो कहां पे इस प्रकार के रिएक्टर को सबसे पहले बनाया था, रसिया ने अपने यहां, उस रिएक्टर का नाम था टोकामक रिएक्टर। उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है सखारोवा कॉन्सेप्ट। तो टोकामक रिएक्टर जिसमें सखारोवा कॉन्सेप्ट काम करता है, उसी में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कराई जाती है। और इसी सिद्धांत के आधार पर फ्रांस में 7 देशों के सहयोग से, जिसमें भारत भी है, एक इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी रिएक्टर, जो कि नाभिकीय संलयन विधि पर कार्य करता है, की स्थापना की गई है।
और वो जो नाभिकीय संलयन की जो विधि उसमें कराई जाती है वो विशेष कॉन्सेप्ट पर वो काम करता है, सखारोवा कॉन्सेप्ट। उस रिएक्टर को हम बोलते हैं टोकामक रिएक्टर। सखारोवा कॉन्सेप्ट क्या है कि दो हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस दो हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड में जब हम पदार्थों को ले जाते हैं तो वो प्लाज्मा अवस्था में चली जाती है और जब ये प्लाज्मा अवस्था में चली जाती हैं तो ये आपस में मिलती हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा को रिलीज करती हैं और नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं सन एनर्जी। ठीक है, जैसे सूर्य की ऊर्जा होती है ना, वैसे ही क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए चाइना ने जो अपने यहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया किया उससे जो टेम्परेचर पैदा हुआ, उससे जो एनर्जी पैदा हुई, वो एनर्जी सूर्य के कोरोना के बिल्कुल समान थी। इसी वजह से कहा जाता है उसको आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूर्य। तो चाइना ने कृत्रिम सूर्य, जिसको EAST, और ये क्या है आपका एक ITR रिएक्टर है, ठीक है, टोकामक रिएक्टर है। 110 सेकेंड में 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 120 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगले 20 सेकेंड में कृत्रिम सूर्य ने 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 160 डिग्री सेंटीग्रेड, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का चरम तापमान हासिल किया, जो सूर्य के कोर के तापमान से 10 गुना अधिक है। ठीक है, यानी कि बट इससे जो ऊर्जा मिली, इस ऊर्जा को हम लंबे समय तक रखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अभी तक। ठीक, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर जो अभी मैंने आपको बताया वही है। किस सिद्धांत पर काम करता है ये? सखारोवा के सिद्धांत पर। और ऐसे रिएक्टर जो सखारोवा के सिद्धांत पर कार्य करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टोकामक रिएक्टर बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, ये सब आप इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक में पढ़ोगे। NPT, ठीक है ना, नॉन पॉलिफोलेशन ट्रीटी, ये सब NPT, NSG ग्रुप, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वेसेनार संधि, CTBT, ये सब आपको इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ाई जाएगी या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी सर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, साइंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, साइंस का पार्ट है नाभिकीय ऊर्जा और उसके उपयोग, सकारात्मक उपयोग और नकारात्मक उपयोग। तो सकारात्मक उपयोग में हम लोगों ने देखा क्या? इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन। अब चलती है नकारात्मक उपयोग, देखते हैं इसका। तो इसके नकारात्मक उपयोग में है एटॉमिक विस्फोट, परमाणु विस्फोट। ठीक है, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु विस्फोट बोलते हैं। ठीक है, और इसे ही परमाणु हथियार बोलते हैं। भारत द्वारा परमाणु हथियार कार्यक्रम की शुरुआत 1967 से मानी जाती है। अब तक कुल 6 परमाणु विस्फोटक भारत में किया गया है। 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट किया गया और 11 एवं 13 मई को 1998 में 5 अन्य परमाणु परीक्षण किए गए। ठीक है, 1974 में जो परमाणु परीक्षण किया गया पोखरण राजस्थान में, ठीक है ना, याद कीजिएगा, रावट भाटा। ठीक है, और एक परमाणु संयंत्र इस्टेब्लिश हुआ, बॉयल वाटर रिएक्टर, कहां पे? पार्क द्वारा इस्टेब्लिश हुआ अमेरिका के सहयोग से। कहां पे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे, मुंबई में। क्लियर, याद रखे रहिएगा, महाराष्ट्र को और राजस्थान को। अभी हम बताएंगे क्यों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किसके नेतृत्व में? डॉक्टर राजा रमन्ना के नेतृत्व में किया गया। इसका सह नेतृत्व किसने किया? डॉक्टर AP अयंगर ने। प्लूटोनियम का उपयोग हुआ इसमें, यानी प्लूटोनियम से यूरेनियम बनाए और फिर यूरेनियम से हम लोगों ने विस्फोट किया। प्लूटोनियम कनाडा के साइरस से प्राप्त हुआ। क्षमता 12 किलो टन यानी 1,20,000 किलोग्राम कोयले के जलाने के बराबर, यानी 1,20,00,000 किलोग्राम कोयले के जलाने के बराबर। आप देखो, 1,20,00,000 किलोग्राम कोयला जलाने से जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी 12 किलो टन की क्या होती? बराबर होती।
किस प्रक्रिया पर आधारित थी? विखंडन की तकनीकी पर आधारित था। नाम इसका दिया गया था क्या? स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर? क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। अब जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है ना, फर्स्ट जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कहां किया गया था? आपके पोखरण, राजस्थान में। पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में किया गया था पोखरण में 1974 में। और जब 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया तो भारत पर अमेरिका द्वारा बहुत सारी पाबंदियों को भी लगाया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी उस समय कर्मठ प्रधानमंत्री थी। भारत को आवश्यकता महसूस हुई, डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर डीपी अयंगर, इन लोगों ने सोचा कि भारत को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। 1974 के पहले परमाणु परीक्षण की बहुत सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन हमारे पास यूरेनियम नहीं था। उसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता काम आई। अमेरिका के सहयोग से राजस्थान में पावर प्लांट बैठाया गया, ठीक है। जब पावर प्लांट ये बैठाया गया तो जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका गई थी तो अमेरिका से कहीं कि ऐसा है कि आप पावर प्लांट हमारे देश में बैठाइए। एनपीटी आ चुका था, ठीक। भारत ने एनपीटी पर सिग्नेचर नहीं किया था। संयुक्त राष्ट्र का जब गठन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र के गठन होने के फलस्वरूप क्या हुआ कि एनपीटी के जब गठन हुआ उसमें भारत उसमें शामिल नहीं हुआ था। और एनपीटी का प्रावधान यह था कि कोई भी देश किसी भी प्रकार का परमाणु प्रसार न कर पाए, तो भारत को यूरेनियम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। भारत को यूरेनियम मिलता भी नहीं क्योंकि भारत ने सिग्नेचर नहीं किया था। और भारत को यूरेनियम अगर नहीं मिलता तो हम परमाणु परीक्षण कैसे करते, क्योंकि हमारे पास तो नाभिकीय ईंधन थी नहीं। तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका गई और अमेरिका से उन्होंने एक समझौता किया कि आप हमारे यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाइए, यानी परमाणु बिजली घर लगाइए। उससे जो बिजली पैदा होगी उस बिजली से हम लोग बल्ब जलाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए 200 करोड़ रुपए देंगे कि आप हमारे यहां न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टैब्लिश कीजिए। अमेरिका वालों को लगा कि ये तो हमको बैठे बैठाए चांदी मिल रही है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का जो खर्च ही होता है वो 100 करोड़ होता है, और भारत हमको बैठे बैठाए 200 करोड़ रुपए दे रहा है, तो लगा देते हैं। पावर प्लांट वो इंडिया में आया, राजस्थान में एस्टैब्लिश किया। पावर प्लांट एस्टैब्लिश भी हो गया। अब ईंधन तो था नहीं, खाली पावर प्लांट लगाने का ठेका था। तो अमेरिका जब कहा कि हमको भाई पैसे दे दो, पावर प्लांट लगा दिया, चल नहीं रहा है, अभी इसी तरह पड़ा हुआ। तो जब अमेरिका ने कहा कि हमको पैसे दो, तो इंदिरा गांधी कही कि ऐसा है कि पावर प्लांट काम तो कर नहीं रहा है, बिल्कुल खिलौना टाइप का है, क्योंकि हमारे पास ईंधन है नहीं। ऐसा है तुम पावर प्लांट अपना ले जाओ, नहीं चाहिए हमको। अब अमेरिका के पैसे उसमें लगे हुए थे। अमेरिका कहा चलो ठीक है, तुमको हम ईंधन दे देते हैं। यही इंदिरा गांधी चाहती थी। ईंधन आया कहां के लिए? राजस्थान, महाराष्ट्र के लिए, पावर प्लांट के लिए। और वो ईंधन महाराष्ट्र से कहां चला गया? फिर राजस्थान। इंदिरा गांधी कहीं पहले हमको ईंधन दो तो तुम, वो ईंधन दिए। ईंधन देने के बाद वो कहां चला गया ईंधन? आपके राजस्थान। राजस्थान में 1974 में हम लोगों ने क्या किया? बम फोड़ दिया। गलती यहां पे ये हो गई, जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ। और जब जल्दीबाजी में सब कुछ हुआ तो उतना विस्फोट नहीं हुआ जितना हम लोगों ने सोचा था। उतना भयंकर, अगर फट जाता, परमाणु विस्फोट हो जाता, तब तो हमको कोई डर ही नहीं था। हम बोल देते कि हम परमाणु संपन्न है, कुछ बोलोगे तो हम बम छोड़ देंगे। लेकिन वो बम फटा नहीं, फुस करके रह गया। जैसे हम लोग पटाखा छोड़ते हैं ना, धुआं फेंक के रह जाता है, तो वो बम फटा नहीं।
लेकिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया और तमाम प्रकार के बैन भारत पर लगे। यानी 1974 में जो विस्फोट हुआ वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल विस्फोट नहीं हुआ था। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एक मोमेंटम जो इनका था, जो इनका चुनावी घोषणा पत्र था, उसमें साफ लिखा हुआ था कि हम भारत को परमाणु संपन्न देश बनाएंगे और परमाणु परीक्षण करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के पहले पीवी नरसिम्हा राव भी कोशिश किए, लेकिन तब तक अमेरिका स्पेस पावर बन चुका था और हर एक देशों के ऊपर अमेरिका के सैटेलाइट्स मूव करते थे। हर एक चीज की, चूंकि न्यूक्लियर विस्फोट इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो अमेरिका कैच कर लेता था। फिर अमेरिका के प्रेशर में हम लोग परमाणु परीक्षण नहीं कर पाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने ठान लिया था कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे, हमारी सरकार रहे चाहे हमारी सरकार जाए। और जानते हैं, अगर भारत परमाणु परीक्षण नहीं करता, अमेरिका सेंसर नहीं लगाता, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी नहीं गिरती। भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपनी सरकार को नहीं देखा भारत को परमाणु संपन्न बनाने के लिए, और ऐसे प्रधानमंत्री जिसके विरोधी भी तारीफ करते हैं। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और ऐसे क्रिएशन और ऐसा जनरेशन फिर नहीं आएगा कि जिसमें एक साथ दो व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, डॉक्टर एपीजे कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी कमान दे दी डॉक्टर एपीजे कलाम को कि किसी भी तरीके से परमाणु विस्फोट करना है, परमाणु परीक्षण करना है, और 1974 की तरह फुस नहीं करना है, विस्फोट करना है। इसके लिए जो करना हो आप करिए, हम सारी पावर आपको देते हैं। अब एपीजे कलाम तैयार बिल्कुल। इसी बीच अमेरिका ने गलती कर दी। गलती ये कर दी कि जब अमेरिका को यह लगा कि एपीजे कलाम को कमान सौंप दी गई है, तो एपीजे कलाम को अपने यहां बुलाया नासा को दिखाने के लिए। अब एपीजे कलाम को बुलाया, बुलाने के बाद पूरे नासा को घुमाया और एपीजे कलाम को ऑफर दिया कि आप आइए और नासा के हेड बन जाइए। एपीजे कलाम ने मना कर दिया। फिर वापस भारत आए। तो भारत आने के बाद सबसे पहले कहे कि ऐसा जो आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, ये ध्यान से करो, क्योंकि उसके सैटेलाइट भारत को 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। ये पहले भारतीयों को नहीं पता था। कलाम जी गए तो पता चल गया, क्योंकि उसने पूरा नासा घुमाया, एक एक चीज को बताया कि देखिए ये सैटेलाइट्स आपके ऊपर ऐसे है, ऐसे। अब एपीजे कलाम ने अपना दिमाग लगाया। जो पोखरण में परमाणु विस्फोट 1998 में हुआ था, देखिए इसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। इसमें दो वैज्ञानिकों का सहयोग था, डॉक्टर एपीजे कलाम और डॉक्टर अनिल काकोडकर। तो दो प्रकार के परमाणु विस्फोट इसमें हुए। 2 दिन हुए थे, 11 मई और 13 मई। 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण हुआ था। इस पूरे अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति, शक्ति फर्स्ट, शक्ति थर्ड एवं शक्ति सेकंड और शक्ति थर्ड। पहले ये दोनों पड़े गए, शक्ति सेकंड और शक्ति थर्ड, और जब ये फटा तो शक्ति फर्स्ट को लॉन्च किया गया। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, शक्ति फर्स्ट किस पे है? संलयन तकनीकी पर आधारित है। दैट मींस कि ये क्या है? हाइड्रोजन बम है। ये परमाणु बम नहीं है, क्या है? हाइड्रोजन बम। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि जब 11 मई को हम लोगों ने टेस्ट किया, तो फिर 13 मई को क्या हो सकता है? तो एपीजे कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा कि जहां पे हमको परमाणु परीक्षण करना है ना, वह अनाउंसमेंट कर दीजिए कि सेना अभ्यास करने वाली है। और वहां पे बिल्डिंगों को बनाया जाने लगा। पूरे जितने भी उसमें कर्मचारी थे सब सेना की वर्दी में थे, सेना की भी सहायता ली गई। रात में काम होता था, दिन में काम नहीं होता था। और फिर वो दिन आया 11 मई, और 11 मई को हम लोगों ने ये परमाणु परीक्षण कर लिया। अब ये फुस नहीं किया, अब ये विस्फोट किया। और जब विस्फोट किया तो गुबार उठा, भयंकर गुबार उठे ऊपर।
दिखाते हैं आपको कैसे। जब एक परमाणु विस्फोट होता है तो कैसी चीजें दिखती हैं। ये विस्फोट हुआ सेकंड पोखरण में, ठीक है। और जब ये विस्फोट हुआ तो एक बहुत बड़ा गुबार उठा, ठीक है। उसी समय एपीजे कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि राजस्थान में वो तूफान आने वाला है। जैसे विस्फोट हुआ नासा के सैटेलाइट ने कैच किया, और नासा के सैटेलाइट ने कैच करने के बाद राष्ट्रपति को बताया कि भारत ने कुछ किया है। तो वहां पे उनके राष्ट्रपति ने कहा था कि कुछ नहीं किया है, वहां पे वो आने वाली है, तूफान आने वाला है, उसका ये न्यूज है, उसका ये इमेज लिया होगा सैटेलाइट आपका। 11 मई को हम लोगों ने विस्फोट किया, 12 तक किसी को नहीं पता चला, और ये अब परमाणु विस्फोट हो चुका था। हमको डर नहीं था क्योंकि हम लोग रियल में अब विस्फोट कर चुके थे, 74 वाला वो नहीं था। और जब देखा कि अमेरिका को पता है ना, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा करो और फोड़ दो, तो 13 तारीख को फिर हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया। 13 तारीख को फिर परमाणु परीक्षण किए, यानी कि जो परमाणु परीक्षण हुआ वो कब कब हुआ? 11 मई और फिर 13 मई। 13 मई को हम लोगों ने दो फिर परमाणु परीक्षण किया, शक्ति 4 और शक्ति 5। तो 1998 में 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए गए, और 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया गया, यानी कुल 6 परमाणु परीक्षण किए गए। और आप यहां पे फ्लो चार्ट देख रहे हो, शक्ति फर्स्ट को छोड़कर सभी विखंडन की तकनीकी पर आधारित है, और शक्ति फिफ्थ में यूरेनियम, बाकी अन्य में किसका इस्तेमाल हुआ? प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ। और किसी भी देश पर अगर कोई एटॉमिक हमला हुआ है तो वो अमेरिका ने किया है। लिटिल बॉय नामक एक बम था, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा पहली बार न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें तुरंत 1.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 15 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया था, और इसमें किसका इस्तेमाल हुआ था? यूरेनियम 235 का प्रयोग हुआ। देन दूसरा बम था आपका फैटमैन, 9 अगस्त 1945 को दोबारा फिर कहां गिराया गया? नागासाकी पर। किस प्रकार का था? प्लूटोनियम आधारित बम था। क्षमता कितनी थी? 25 किलोटन, ठीक है। कितनी डेथ हुई? 5,000 लोगों 50,000 लोगों की मौत हुई। 7 किलोमीटर के बीच सब कुछ क्या हो गया था? डिस्ट्रॉय हो गया। पहले बम लिटिल बॉय की क्षमता 13 किलोटन थी, मरे ज्यादा लोग। दूसरे बम की क्षमता 25 किलोटन थी, लेकिन मरे कम लोग, क्योंकि जब नागासाकी पे बम गिराया गया था ना, तो भटक गया था। वहां आबादी वाले क्षेत्रों से हटकर वो कहां गिर गया था? पहाड़ी इलाके में गिर गया था, इस वजह से मौत कम। ठीक, तो ये विध्वंसक उपयोग है आपके किसके? एटॉमिक बम के। ठीक, अब आइए एनपीटी सीटीबीटी हम यहां चर्चा नहीं करेंगे। एनपीटी सीटीबीटी जो आपके सर होंगे आईआर या इंटरनल सिक्योरिटी वाले, वो आपके पढ़ाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूशंस वहीं पे आप लोग पढ़ोगे इसको। नेक्स्ट अन्य यूज देखते हैं, नाभिकीय तकनीकी के अन्य प्रयोग देखते हैं। कृषि क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? बार्क के द्वारा उत्परिवर्तित बीजों के विकास के लिए विकिरण तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में 41 प्रकार के बीजों का विकास कर उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए किसानों को जारी किया गया है। ये बीज उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, और विकिरण तकनीकी का उपयोग कर हम फसलों से संबंधित बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। खाद्य परिरक्षण में जैसा कि हमारा नीति आयोग बोलता है, नीति आयोग के अनुसार क्या होता है कि जितने भी हम खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, तो उस नीति आयोग के अनुसार अगर मान लीजिए 100% हम उत्पादन कर रहे हैं, तो 30 से 35% क्या होता है? सड़ जाता है। 30% के आसपास हम भंडारण कर लेते हैं, और 30% को हम क्या कर सकते हैं? खा लेते हैं। यानी ये 60% तो इस्तेमाल हो गया, लेकिन ये जो 30 से 40 या 35% है जो सड़ गल जाता है, इसको हम नाभिकीय तकनीकी की सहायता से क्या कर सकते हैं? सड़ने एवं गलने से
क्लियर? न्यूक्लियर मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र में, इसमें हम न्यूक्लियर आइसोटोप्स का प्रयोग करके रोग निदान कर सकते हैं। गामा किरणों के उपयोग से लक्षणों को पहचाना जाता है, जैसे कोबाल्ट 60, सीजियम 137 का पता लगाया जाता है। गामा कैमरे में इसी का प्रयोग किया जाता है। बीटा किरणों के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाता है, जैसे आयोडीन 131 थायराइड से जुड़े मामलों के लिए, आयोडीन 137 आंखों के कैंसर के इलाज में, थीलियम 201 ब्लड कैंसर में, सोडियम 24 ब्लड कैंसर में, सेमारिया, ये सब आपके रेडियो सक्रिय पदार्थ, 153 जले कटे गठिए रोग में वगैरह, फास्फोरस 32 हड्डियों के इलाज में। ठीक है। और भारत में न्यूक्लियर मेडिसिन के क्षेत्र में दिल्ली के तिमारपुर में INMAS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस की स्थापना हुई है। ठीक है। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी, यह संस्था आइसोटोप्स का निर्माण करती है और यह संस्था सबसे अधिक आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक, ठीक, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। देन कार्बन डेटिंग, यानी कि किसी भी वस्तु की उसकी उम्र का पता लगाने के लिए, जैसे चट्टानों का, जीव जंतुओं का वगैरह, इसके द्वारा किसी ऐतिहासिक वस्तु की उम्र का पता लगाया जा सकता है। यानी सभी कार्बन युक्त वस्तुओं में कार्बन का एक रेडियो आइसोटोप्स यानी कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक C14 होता है। यह सामान्य रूप से जीवन काल में एकत्रित होता रहता है, परंतु जीवन समाप्त होते ही इसका एकत्रीकरण बंद हो जाता है और रेडियोधर्मी होने के कारण इसके विखंडन होने लगता है। कार्बन 14 के साथ जब कार्बन 12 को मापा जाता है, परंतु यह विखंडित नहीं होता है और इसी अंतर के कारण किसी वस्तु में जब 6 सिल कार्बन 14 को कार्बन 12 से मिलाकर नापते हैं तो उस वस्तु की आयु ज्ञात हो जाती है। इसी निर्धारण के आधार पर कार्बन 14 की अर्ध आयु 560-70 वर्ष की होती है और यह निर्धारण इस आधार पर होता है कि कार्बन 14 की जो अर्ध आयु होती है वो कितना होती है, 560 वर्ष होती है। यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा जब मूल मात्रा से क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, तब उसको हम बोलते हैं उसकी अर्ध आयु। ठीक, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम आपका कार्बन है, 1 ग्राम कार्बन को एक आधे ग्राम कार्बन होने में कितना लगेगा, लगभग 5760 साल, कितने साल लगेंगे। ठीक, तो जब कोई जीव कार्बन युक्त, कार्बन तो है ही है, जब कोई जीव जिंदा रहता है तो कार्बन 14 उसके अंदर स्टोर होता है और जब वो जीव मर जाता है तो कार्बन 14 का विघटन शुरू हो जाता है। तो कार्बन 12 को कार्बन 14 से जब हम तुलना करते हैं तो उससे उसकी उम्र का पता लग जाता है। तो ये पता चल जाएगा कि भाई कार्बन की अर्ध आयु तो 5760 साल है। अब कितना कार्बन मिला है तो इससे पता चल जाएगा ना कि पहले कितना कार्बन था। ठीक, क्योंकि ये तो पता है कि 5760 साल में वो आधा हो जाता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐतिहासिक वस्तु की उम्र का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें थी किसके अंतर्गत, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस था, पहले हम लोगों ने जनरल साइंस यानी लाइफ साइंस को देखा और लाइफ साइंस के बाद फिर तकनीकी पक्ष को देखा, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। बेसिकली विज्ञान को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के अनुसार लाइफ साइंस के रूप में पढ़ा और तकनीकी के अंतर्गत हम लोग बायोटेक, स्पेस, डिफेंस और डिफेंस के बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देन फिर आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और फिर आपका रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और IPR, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो यही से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका सिलेबस होता है वो आपका फिनिश होता है।